नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं खास पेशकश मार्गदर्शन। आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन के इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से कुमार राजेश मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। धन्यवाद जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करेंगे। सर आप बताइए, आप अपने बारे में सबसे पहले तो बताइए और कैसे यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, छात्रों की पढ़ाई कराते हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। हाँ, मैं कुमार राजेश जी। इंदौर से बोल रहा हूँ, एसएसएम एजुकेशनल एकेडमी से। मैं अपने यहाँ कोचिंग क्लासेस में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखता हूँ, सबसे फोकस रहता है एजुकेशंस पे रहता है, क्वालिटी एजुकेशंस पे रहता है। तो क्वालिटी एजुकेशंस पे सबसे पहला फंडा यही रहता है कि मैं हर बैच में स्ट्रेंथ 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रखता हूँ उनको, और रेगुलर क्लासेस होते हैं और वीक में एवरी वीक हर संडे को बच्चों का मैं टेस्ट लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोर्स जो है उनका टाइम पे हो जाए। दिसंबर एंड तक कोर्स हो जाते हैं और 2 महीने तक रिवीजन चलते हैं। इसके कारण क्या रहता है कि अपने यहाँ के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। ये 2024 में सीबीएसई 10th बोर्ड का जो रिजल्ट रहा है, खुशी मिश्रा इंदौर की फर्स्ट रैंकर है, वो अपने यहाँ एसएसएम एजुकेशनल एकेडमी से ही पढ़ी हुई है। जी सर, एकेडमी को कितना समय हो चुका है और आपका अनुभव कैसा रहा? एकेडमी का अप्रॉक्स 20 इयर्स हो चुका है और मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मैं खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमटेक किया हुआ है, तो इसलिए मैंने बच्चों को देखा है कि कॉलेजेस में चले जाते हैं लेकिन बेसिक उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अपने इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को के बेसिक्स पे पूरा फोकस रहता है ताकि उनका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, रिजल्ट तो अच्छे आ ही आए, और आफ्टर 12 जब वो कॉलेजेस वगैरह में जाए तो वहाँ उनको प्रॉब्लम्स बहुत कम आए। इसके साथ साथ मैं बच्चों का एक कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ ताकि वो अपने रोल और गोल के हिसाब से डिफाइन हो सके। मैं उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके कैरियर बताता हूँ कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आपको ह्यूमैनिटीज लेना है। तो लगभग मैं अपने इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट के साथ साथ मैं बाहर के स्टूडेंट के भी कैरियर काउंसलिंग करते रहता हूँ। ओवरऑल मैं 1 ईयर में 1000 प्लस स्टूडेंट की कैरियर काउंसलिंग करता हूँ और सारे बच्चे अब सब्जेक्ट लेकर अपने फील्ड में सक्सेस अचीव कर चुके हैं। जी सर, बिल्कुल हम देख पाते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं, छात्र जो होते हैं कि ऑफलाइन तो पढ़ने जाते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो क्या ये सुविधा जो है आपके यहाँ भी, आपके एकेडमी में भी है? नहीं, मैं ऑनलाइन के फेवर में उतना नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, कभी रात भर जग के पढ़ाई करते हैं तो सुबह लेट से उठना, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे इश्यूज होते आते हैं। तो मैं पूरा का पूरा ऑफलाइन पे ही फोकस करता हूँ, तभी अपने इंस्टीट्यूट्स का रिजल्ट शायद इंदौर में सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है। अभी मैंने बताया फर्स्ट रैंकर इंदौर का वो एसएसएम एजुकेशनल एकेडमी से दिया। बाकी जो स्टडी मटेरियल है वो तो खैर मैं प्रोवाइड कराते ही रहता हूँ ताकि बच्चे पढ़े, और टाइम का कोई लिमिट नहीं रहता है। बच्चे आते हैं संडे को 6 to 7 आवर की डॉट सेशन होते हैं, उसमें बच्चे आके अपने सारे डॉट क्लियर कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, कोचिंग में, एकेडमी में बच्चे तो बहुत सारे पढ़ने आते हैं लेकिन रिजल्ट हर किसी बच्चे का एक जैसा नहीं आता। कुछ बच्चे वीक भी होते हैं और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं पढ़ाई में। लेकिन अगर वीक बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए कैसे कैसे आप लोग पढ़ाई कराते हैं, उन पर कैसे फोकस किया जाता है? हाँ हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट्स में बच्चे की वैरायटी बहुत रहती है। कोई बहुत अच्छे पढ़ने में रहते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई बिलो एवरेज भी होते हैं। तो उनके लिए एक अलग ही प्लानिंग रहती है। वीक में 6 डेज जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाना ही पढ़ाना है। संडे को जो वीक बच्चे रहते हैं उनको अलग से स्पेशल
गाइडेंस दे के क्वेश्चंस करवा के उनको सामने ही क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ और उसके आंसर बनाते रहते हैं। मतलब रेगुलर वे में उनको रिवीजन करवाना, और फेस्टिवल वगैरह भी आते हैं तो उनको छुट्टी नहीं रहती है, उनको मैं स्पेशल बोला के स्पेशल गाइड करता हूँ ताकि अपने यहाँ के एवरेज बच्चे भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। आज तक अपने इंस्टीट्यूट्स के एक भी बच्चे फेल नहीं हुए, सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि स्पेशल फोकस वीक बच्चों पे ही ज्यादा रहता है। बिल्कुल वीक बच्चों पर फोकस किया जाता है राजेश जी। लेकिन देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 2 महीने का जो ये समय बचता है उसमें यहाँ पर लर्निंग कराई जाती है और जो रिवीजन होता है वो कराया जाता है। 2 महीने में यानी कि जनवरी और फरवरी में कैसे तैयारी होती है, क्या लर्निंग पावर रहती है बच्चों की, उन पर कैसे फोकस किया जाता है? हाँ ठीक है मैडम। अब जैसे पहले तो रिवीजन में मैं बच्चों से खुद पूछता हूँ कि बच्चे आप बताओ कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में कौन से चैप्टर सबसे बिग चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं जो उनके बिग चैप्टर जो होते हैं वो जनवरी में सारे बिग चैप्टर का एक बार रिवीजन मैं करवा देता हूँ, और हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद उनके टेस्ट होते हैं ताकि मेरे को भी पता चल जाता है कि बच्चे कितना समझ में आ रहा है। अगर फिर भी बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो बिग चैप्टर का फरवरी में फिर से उनका रिवीजन लिया जाता है। तो मान के चलिए कि ये 2 मंथ में उनके 2 बार रिवीजन हो जाते हैं, हर चैप्टर के टेस्ट होते हैं, उसके बाद हर 2-3 चैप्टर के बाद फिर से टेस्ट होते हैं। तो बच्चे इतने मंझ जाते हैं कि उनके रिजल्ट्स आना ही आना है, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनके रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी आपको देख पा रहे होंगे, आपको सुन पा रहे होंगे और आपसे मार्गदर्शन भी ले रहे होंगे। उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? और खासकर अगर बच्चों की बात की जाए तो देखिए, जो सब्जेक्ट उनका वीक होता है वो उनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और जिसमें रुचि उनकी होती है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या टिप्स बच्चों को दी जाती है ताकि उनका जो वीक सिलेबस है, जो वीक सब्जेक्ट है, उस पर उनकी पकड़ बने? हाँ ठीक है। अब जैसे किसी भी बच्चे का अगर पीसीएम लिया हो या पीसीबी लिया हो तो उसमें से क्या होता है कि एक सब्जेक्ट उनके वीक होते हैं, मान लिया कि मैथ से वीक होता है, तो मैं बच्चों को सलाह दूंगा, या बच्चे अभी जो 12th और 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि बच्चे जो आपके जैसे किसी भी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स है तो पहले आप ऐसे 7 से 8 चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए जो कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और पहले उस चैप्टर की तैयारी आप अच्छे से करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बार बार टेस्ट दे। तो वो 6-7 चैप्टर अगर आप पक्के कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड में 50% के अप्रॉक्स आने के चांसेस बहुत अच्छा होता है। मतलब कि आप फेल होने से तो बच गए, पास तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उस चैप्टर को बार बार करें, अगर वो चैप्टर हो जाते हैं तो फिर से आप 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो इस तरह से जब आप प्लानिंग करके करेंगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड में परफॉर्मेंस आपके बहुत अच्छे आएंगे। राजेश जी, देखिए, बच्चे तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उनके सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो जाती है, लेकिन एग्जाम जब आता है तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट में वहां पर मात खा जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कैसे बच्चों को समझाते हैं, कैसे उनका टाइम मैनेजमेंट, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे तैयारी कराते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। टाइम मैनेजमेंट ये हर पेरेंट्स और हर बच्चों का क्वेश्चन रहता है। मेरे यहाँ भी जो बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं बोलते हैं सर अभी तो बन जाते, एग्जाम में टाइम कम पड़ जाते हैं। तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनकी स्पेशल काउंसलिंग लेता हूँ कि देखो आपको जैसे कि आपका जो रोल एंड गोल है, आपको एग्जाम में कितने परसेंटेज या कितने मार्क्स लाने हैं, उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे पहले आप फोकस कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 3 आवर के एग्जाम में आप 2 आवर में वो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं पहले वो कर लीजिए, माने उसमें तो आप श्योरिटी हो जाइए। तो 2 आवर्स में अगर आप 60% से 60% प्लस भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। और लास्ट के 1 आवर में वैसे क्वेश्चन कीजिए जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, तो कहीं ना कहीं पेपर में मिस्टेक होने के चांसेस भी कम रहते हैं और रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं बच्चों के। राजेश जी, देखिए, एक लंबा अनुभव आपका रहा है, काफी समय से आप ये एकेडमी चला रहे हैं और बच्चों का मार्गदर्शन, उनका लक्ष्य उन तक पहुंचाने के लिए मदद भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप बच्चों को जब देखते हैं और जब बच्चों की, खासकर अगर छात्रों के पेरेंट्स की बात करें, उनसे जब मिलते हैं तो क्या समझ में आता है आपको? क्या बच्चों पर किसी भी तरह का प्रेशर रहता है? इसको कैसे आप करते हैं डील? हाँ,
तो मैं बच्चों को पेरेंट्स से रेगुलर मिलते रहता हूँ। हम्म। हर जैसे कि मेरे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, मंथ में 4 टेस्ट होते हैं, तो एवरी 2 टेस्ट के बाद मैं पीटीएम रखता हूँ। मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, पेरेंट्स से मैं पूछता हूँ कि कैसे क्या बच्चे कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कुछ बच्चों की तो कुछ पेरेंट्स की रहती है कि सर घर पे तो थोड़ा पढ़ने में नहीं पढ़ पाते, तो मैं उनको क्या करता हूँ स्पेशल भाई कि क्लास के बाद आप क्लास पे ही बैठिए 2 to 3 आवर्स, यहीं पढ़ के स्टडी कीजिए, क्योंकि बच्चों पर भी क्या रहता है कि अच्छे नंबर लाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं पेरेंट्स लोग। तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम, मतलब मंथ में 1 बार या 2 बार पेरेंट्स से मिलना, बच्चों से मिलना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना कि भाई बच्चों का आपका ये टारगेट है, इस तरह से टारगेट है, बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, वो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को रिजल्ट अच्छे लाने के लिए तीनों को लगना पड़ता है, बच्चे, पेरेंट्स और टीचर। अगर तीनों में से एक भी पिलर अगर वीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के परफॉर्मेंस लैग कर जाएगा, और आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि भाई इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। अभी जो जनवरी और फरवरी का महीना है, 15 फरवरी से बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है सीबीएसई 10th की, और 17 फरवरी से सीबीएसई 12th की एग्जाम शुरू हो रही है, और एंड ऑफ फरवरी से एमपी बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी का जो समय है, 1 मंथ बहुत ज्यादा क्रूशियल समय है जी। इसी समय में बच्चे क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि बच्चे को संभाल के बहुत रखना जरूरी है। तो इसके लिए मैं टाइम टाइम उनको मोटिवेट करना कि भाई ऐसे नहीं, इस तरह से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करना, वो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी ही बच्चे क्या डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब ये लास्ट 1 मंथ अगर वो अपने आप को संभाल लिए तो रिजल्ट बहुत अच्छे बना सकते हैं। सर देखिए, जब रिजल्ट आता है बच्चों का या फिर किसी टॉपर का, बच्चे इंटरव्यू सुनते हैं, उन्हें सुनते हैं कि कैसे उन्होंने टॉप किया, और जब वो बताता है टॉपर कि हमने 8 घंटे पढ़ाई की, हमने 10 घंटे पढ़ाई की, और जब बच्चे ऐसा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी यही आता है कि हमें इतने घंटे पढ़ना चाहिए। क्या आपने भी ऐसे बच्चों को देखा है कि जो 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं? आखिरकार ब्रेक कब लेना चाहिए? हाँ, आपने सही बोला, जैसे कि ब्रेक कब लेना चाहिए। तो ऐसे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो 3-4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 6-7 घंटे भी पढ़ते हैं। जब वो टॉपर की इंटरव्यू देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फिर मेरे को भी समझाना पड़ता है, उनको काउंसलिंग लेना पड़ता है। मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट HOD वर्क कर चुका हूँ। तो वहाँ जो बच्चों को 2nd ईयर 3rd ईयर को जब मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम को मैं लाइव एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाता हूँ कि देखो अभी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको जॉब फील्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं और वो अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल करके फिर वो तैयार हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चों को क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, हर महीने या 15 दिन 20 दिन में उनको मोटिवेट करना जरूरी होता है। आप जब कुछ समझाते हैं उनको तो बच्चे शुरुआत के 15-20 दिन तो मोटिवेट रहते हैं, फिर से वो अपने लेवल पे आ जाते हैं जी। तो उनको क्या एनर्जी देना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम अगर एनर्जी देते रहिए तो कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट रहते हैं और उनके रिजल्ट भी उनके माफिक आ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए है बच्चों को तो उसके लिए जरूरी होता है कि अच्छा टाइम टेबल हो। अगर बच्चों का टाइम टेबल अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। टाइम टेबल को सर कैसे फोकस किया जाता है, और खासकर वो बच्चे जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? क्योंकि अब ये समय जो है गोल्डन चांस है बच्चों के लिए। तो ये 2 महीने का समय, अगर बहुत ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है साल भर और ये 2 महीने ही अब उनके पास है, तो उन्हें टाइम टेबल अब कैसा बनाना चाहिए? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा कि अब 2 महीने ही बचे हुए हैं। 2 महीने में जो बच्चे पढ़ाई कर लिए तो कहीं ना कहीं उनके स्कोर बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट है कि बच्चों को सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई का शेड्यूल क्या है। कुछ बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करते हैं। तो एक आप शेड्यूल बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे जो सब्जेक्ट उनका सबसे टफ पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं बच्चे कहीं बिजी हो जाते हैं। तो जो आपका टफ सब्जेक्ट है उसको आप मॉर्निंग में कर लीजिए, 3 से 4 घंटे का समय मॉर्निंग में दे दीजिए। फिर कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए। फिर उसके बाद फिर से दोपहर में क्या होगा कि आप फिर से 2-3 घंटा उस सब्जेक्ट पे ले लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए,
फिर उसके बाद इवनिंग में फिर से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से जब ब्रेक लेके पढ़ें, क्योंकि रेगुलर पढ़ने पर भी क्या होता है कि बच्चे एक दिन तो बहुत पढ़ लिए, 2 दिन छुट्टी मना लिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं करना है। एक रेगुलरिटी चाहिए। अगर आप डेली 5 आवर पढ़ रहे हैं तो आपको एक रेगुलर वे में डेली 5 आवर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 2 घंटे। अगर ये इरेगुलरिटी रहेगा तो आपको मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब आपको रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। मतलब डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक रेगुलर वे में 5 घंटे पढ़िए। डेली 7 आवर है तो आप डेली 7 आवर में पढ़िए, फिर देखिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल, यानी कि रेगुलर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सर, बहुत सारे बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत असर भी उन पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं, बच्चों के लिए ये कितना सही है? मेरे हिसाब से, मैं इस फील्ड में 20 ईयर से हूँ, जी। तो मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया पर बच्चे पे अच्छे से ज्यादा बुरा इफेक्ट ज्यादा पड़ रहे हैं। अब बच्चे पढ़ाई के से ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा बिताते हैं। पहले जैसे सोशल मीडिया नहीं था तो बच्चे के पास ऑप्शन क्या पड़ते थे, बुक्स लेके ही बैठना रहता था। जी। तो कहीं ना कहीं ये 2 महीने जो है सोशल मीडिया से बच्चे जितना ज्यादा दूरी बनाएंगे, समझिए कि 50% रिजल्ट तो उनका वैसे ही बन गया। क्योंकि ऑन एन एवरेज देखिएगा कि हर बच्चा 2 to 3 आवर एवरेज, उससे ज्यादा भी और सोशल मीडिया पे बिताते हैं। अगर वो टाइम बच गया ना तो समझिए कि उनका, जिन बच्चों का 60% बनना है वो 10% मार्क्स में इंप्रूव हो जाएंगे, वो 70 पे चले जाएंगे, 80 वाले 90 पे चले जाएंगे। तो अभी मेरा स्पेशल 20 ईयर का एक्सपीरियंस यही कहता है, हर पेरेंट्स या बच्चों को मैं बोलता हूं या बोल रहा हूं आपके माध्यम से कि अब ये 2 मंथ के लिए सोशल मीडिया को लॉक लगा दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे। सर, बिल्कुल रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर जो आप बता रहे हैं, जो टिप्स अगर बच्चे फॉलो करें तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, 6-6, 7-7 घंटे, बोर होने लगते हैं। या फिर आपने भी देखा होगा, आप जब क्लासेस लेते होंगे बच्चों की, तो हर बच्चे पर फोकस करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर होते हैं, उन्हें समझ में तो आता नहीं है, और बाद में फिर जब देखा जाता है एग्जाम में तो रिजल्ट उनका खराब आ जाता है। हाँ, तो इसी के लिए कि सारे बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में क्या भीड़ कम रहता हूँ। एक बैच में मैं 15 से ज्यादा स्टूडेंट लेता ही नहीं हूँ, जिससे कि सारे बच्चों पे फोकस हो सके। फिर भी अगर कोई छूट जाते हैं तो वीकली जब टेस्ट होते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस से मेरे को पता चल जाता है कि भाई किस बच्चे में को समझ में आ रहा है, किस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर उनको गाइड करता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से, या उनको हर चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ कि भाई इसको आप याद करो। मैंने जैसे बच्चे उस हिसाब से उनको हैंडल करना है और उनकी तैयारी करना है। आप सब बच्चों को एक जैसा आप नहीं कर सकते। टॉपर के लिए अलग शेड्यूल है, टॉपर के लिए, और लोएस्ट जो है, जो बिलो है, जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए अलग है। तो हर बच्चे के हिसाब से मैं प्लानिंग करके जब उनको समझाता हूँ तो बच्चे समझते हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। इस बार सर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप अपनी एकेडमी से? क्या यहाँ से भी टॉपर कोई निकलेगा? कितनी उम्मीद है आपको? हाँ, जैसे 2024 की मैंने बात की आपके चैनल के माध्यम से कि सीबीएसई 10th बोर्ड का इंदौर की फर्स्ट रैंकर खुशी मिश्रा, जिनको 500 में से 494 मार्क्स आए थे, उनको फर्स्ट रैंकर। तो इस बार भी मैं ऐसा ही इतिहास दोहराने वाला हूं कि अपने यहाँ से भी कोई बच्चे फिर से इंदौर के फर्स्ट रैंकर हो, आइदर 12th हो या 10th हो, सीबीएसई और एमपी बोर्ड हो। मैं इस बार भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सर, 20 साल का आपका अनुभव रहा है, 20 साल में सर क्या आपने देखा? कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, कुछ एकेडमी वाले बनवाते हैं, लेकिन बच्चे उनको फोकस नहीं करते हैं। तो नोट्स की कितनी अहम भूमिका रहती है और ये बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अब देखिए 20 साल में तो खैर बहुत सारे बदलाव आए हैं। बच्चों के नेचर में भी बहुत बदलाव आए हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए बोलने की जरूरत कम पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती है। और आज के बच्चे क्या सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा हो गए जी। आपने, तो उनको क्या उस हिसाब से संभाल के चलना पड़ता है। अब बात होती है नोट्स की, तो मैं अपने यहाँ बच्चों को
जो पढ़ाता हूँ वही नोट्स लिखवाता भी हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे कनेक्ट हो पाते हैं कि अरे सर ने जो समझाया कॉपी में भी वही नोट्स हैं। जी। तो एग्जाम में क्या बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप समझाएं कुछ और नोट्स उनको अलग से दे देते हैं तो क्या कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो नोट्स उनके किसी काम का नहीं रह पाता है। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वही बच्चों को लिखवाता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो नोट्स से कनेक्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं और उनको नोट्स याद भी रहते हैं, ताकि मैं जब दोबारा रिवीजन करवाता हूँ तो दोबारा रिवीजन में शुरू से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम मेहनत में बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और इसी का नतीजा रहता है कि बोर्ड में रिजल्ट अपने इंस्टीट्यूट्स का बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सर, देखिए एक समय वो भी था कि जब बच्चे कहते थे कि भाई उन्हें तो मेडिकल में जाना है, यानी कि साइंस लेना है, और कुछ बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो इंजीनियर यानी कि आईटी सेक्टर में जाना पसंद करते थे। लेकिन आजकल देखिए हर बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है, किसी भी सेक्टर में वो अच्छा काम कर सकता है अच्छी अर्निंग के साथ। तो ऐसे में क्या आपकी एकेडमी में भी ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल और साइंस को छोड़कर अलग फील्ड में, अलग सेक्टर में अपना करियर देख पा रहे हैं, और क्या आप भी इसके लिए मोटिवेट करते हैं उनको? हाँ ठीक है, मेरे यहाँ जो स्पेशली क्लासेस जो लगती है वो साइंस की लगती है, पीसीएम और पीसीबी की लगती है। और जो बच्चे जैसे कि बाहर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कैरियर काउंसलिंग, तो मेरा एक स्पेशलाइजेशन है। मैं डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चों के रोल एंड गोल को डिफाइन करता हूं। सर मेरा सवाल इस फील्ड में माफ पहले से कीजिएगा, मैं आपको एस्टेब्लिश है। इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सवाल मेरा आप कह रहे हैं हाँ, कि डीओबी को देख के, आप डेट ऑफ बर्थ को देख के बच्चे को सजेस्ट करते हैं, लेकिन मान के चलिए आपने कुछ और बताया लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, तो मैं ऐसे नहीं, मैं उनको एक फील्ड नहीं बताता हूँ, उनको उसके डीओबी के थ्रू उनको मैं मल्टीपल फील्ड सजेस्ट करता हूँ। एक लगभग 10 से 15 फील्ड सजेस्ट करता हूँ, और जो इसमें जो सक्सेस लोग हैं उनके डीओबी और उनके एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि देखो बेटा इनके ऐसे थे तो इस प्रकार इस फील्ड में सक्सेस हुए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, वो पहले क्या थे कि रेलवे में टीटी थे। अब आप क्या है कि वो क्रिकेटर अगर टीटी ही बने रहते तो क्या वो सक्सेस हो पाते? इतना बिल्कुल नहीं हो पाते, तो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं अब क्रिकेटर में वो ज्यादा सक्सेस है और ज्यादा नेम फेम कमा रहे हैं। तो बच्चों को पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं पूरे समझाता हूं कि आपके लिए ए रोल एंड गोल सही है। मैं अपने इंस्टीट्यूट्स के अलावे भी बाहर के बच्चों को भी लगभग मैं हर साल 1000 प्लस बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करता हूं। और कहीं ना कहीं बच्चे मान के जब करते हैं तो वो अपने फील्ड में बहुत सक्सेस होते हैं, चाहे वो साइंस ले, चाहे वो कॉमर्स ले, चाहे वो ह्यूमैनिटीज ले। उनमें कहीं ना कहीं वो रोल और गोल उनको डिफाइन जब हो जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं उस फील्ड में, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आते। आपने भी देखा होगा कि बहुत लोग बच्चे बहुत लोग बच्चे जैसे बीटेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो हाँ जी, बंसल ग्रुप के आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से हम ये प्रोग्राम बच्चों को दिखा रहे हैं ताकि बच्चे जो घर पर बैठे हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो आपसे जुड़े, आप जैसे मार्गदर्शन लोगों से जुड़े और अपने करियर को बनाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उन बच्चों के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। हाँ, बंसल ग्रुप का एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है जी। मैं बीच बीच में जब बंसल ग्रुप में विजिट करने का मौका मिलता है, अपने यहाँ के बच्चों को भी मैं विजिट करवाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या बात है। बंसल ग्रुप की लैब एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे बने हुए, जैसे कि आज का सिनारियो क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो मैंने देखा है कि बंसल ग्रुप के जो कॉलेजेस है पूरा उनका फोकस प्रैक्टिकल बेस्ड पे रहता है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा करवाते हैं, समय पे कोर्स करवाना। तो कहीं ना कहीं उनके जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, और उसी बेसिस पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बंसल ग्रुप में प्लेसमेंट के लिए आती है, और बच्चों का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे जगह पर करवाते हैं बंसल ग्रुप। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए और उन बच्चों को समझाने के लिए कि आखिरकार वो भी अपने करियर को, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, अगर आप भी अपने लक्ष्य को लेके, अपने करियर को लेके जानना चाहते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपका लक्ष्य आपको मिले, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।